नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस सेवा दल के कैंप में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ विवादित साहित्य बांटा गया है। आरएसएस ने हिटलर के नाजीवाद से प्रेरणा ली है। मुसोलिनी के फांसीवाद से प्रेरणा ली गई है। आजाद हिंद फौज के खिलाफ आरएसएस की भूमिका थी। भोपाल में कांग्रेस ने ये विवादित साहित्य बांटा है। कांग्रेस ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। सेवा दल कैंप में ये साहित्य बांटा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये जो साहित्य बांटा गया इसमें और कौन कौन से बिंदु हैं जिनका जिक्र किया गया जो विवादित हैं? बिल्कुल दीपेश, राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय शिविर जो है शुरू हुआ है और आज से इस शिविर का शुरुआत हुई है और तमाम बड़े नेता जो है सेवा दल के वो इस शिविर में शामिल हुए। अगले कुछ दिनों तक ये शिविर चलेगा और राजधानी के बैरागढ़ क्षेत्र में ये शिविर का आयोजन किया गया और इसी शिविर के दौरान जब तमाम नेता मंच से अपना संबोधन दे रहे थे उसी दौरान साहित्य बांटा गया वहाँ पे। हालांकि ये एक किताब है और इस किताब का जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कुछ तथ्य और जानकारी, इस नाम से ये किताब है और इस किताब को सेवा दल के कार्यकर्ताओं को दिया गया, नेताओं को दिया गया और ये सेवा दल से जुड़े लोगों को ये बताया गया है, मैसेज दिया गया है कि बीजेपी और आरएसएस की क्या भूमिका है। इस तरीके की कुछ तथ्य जानकारी इस साहित्य के अंदर जो है दिए गए हैं, जिसमें तुलना जो है आरएसएस की तुलना हिटलर से की गई है, हिटलर के नाजीवाद से की गई है और ये भी कहा गया है कि हिटलर के नाजीवाद और फांसीवाद जो है इससे प्रेरणा जो है आरएसएस ने ली है और कई तरीके की बातों का जिक्र इसमें किया गया है और ये बताया गया है वहां पर सेवा दल से जुड़े लोगों को कि किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस की भूमिका रही है और ये भी बताया गया है कि सुभाष नेताजी की जो हिंद फौज थी उसके खिलाफ किस तरीके से हिंदू महासभा और आरएसएस की भूमिका रही है। तो तमाम तरीके का विवादित जो है यहाँ पे साहित्य पसोरा दिया गया है, बांटा गया है इस शिविर के दौरान। बिल्कुल। अब इसको लेकर अब और क्या क्या बताया गया है? किस तरह से ये जो आयोजन चल रहा है ये सिर्फ कांग्रेस अपने विचारों पर मंथन करने के लिए ये आयोजन कर रही है या फिर सिर्फ बीजेपी और संघ पर निशाना साधने के लिए आयोजन था? जी बिल्कुल, क्योंकि विचारधाराओं से जुड़ा जो है राष्ट्रीय सेवा दल किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको और किस तरीके से काम करना है, सरकार के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, जो तमाम तरीके की जो कार्यकर्ताओं को शिविर में जानकारी दी जा रही है, जो तमाम बड़े नेता हैं सेवा दल के, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और तमाम राज्यों से सेवा दल के बड़े नेता इस शिविर में शामिल हुए और तमाम तरीके की जो इस पूरे सेवा दल से जुड़ी बातें हैं उनको कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है, उनको समझाइश दी जा रही है कि किस तरीके से संगठन को खड़ा करना है, किस तरीके से सेवा दल को आगे ले जाना है और किस तरीके की विचारधारा सेवा दल की है। तो तमाम बातचीत बताई जा रही है, लेकिन इसके बीच जो है ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की भूमिका किस तरीके से देश के अंदर है, आरएसएस क्या काम कर रहा है, ये तमाम तरीके के कुछ किताबों के माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है कि ये तमाम तथ्य और ये तमाम जानकारी जो है वो असलियत जो है ये बयां करती है, जो कि बीजेपी खुद को जो बताती है और आरएसएस जो बताता है खुद को, उससे अलग उनकी भूमिका, इस तरीके की जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है, उनको समझाइश दी जा रही है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस पे निशाना इस शिविर के माध्यम से साधा जा रहा है। बिल्कुल, इस शिविर के माध्यम से बीजेपी और संघ पर निशाना साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक और चीज मनोज ये भी समझना चाहेंगे, इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? आज बिल्कुल, अभी इस पूरे मामले में क्योंकि शिविर अभी चल ही रहा है और कुछ देर पहले इस तरीके की खबरें निकल के आई थी और कुछ साहित्य के कुछ पन्ने भी जो है हाथ लगे थे और उसमें जिस तरीके की जानकारी थी, हालांकि अभी तक बीजेपी की किसी नेता से इस संबंध में बातचीत नहीं हुई और कोई चलिए हम कर लेते हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रजनीश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो कांग्रेस सेवा दल ने एक
पुस्तिका बांटी का, एक साहित्य का वितरण अपने सेवा दल के कार्यकर्ताओं में किया है और उसमें इस बात का जिक्र है कि आरएसएस ने हिटलर के नाजीवाद से प्रेरणा ली है, मुसोलिनी के फांसीवाद से प्रेरणा लेकर आरएसएस आज इतना फल फूल रहा है। क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस क्या सोचती है वो कांग्रेस जाने। कांग्रेस प्रपंच और प्रोपेगेंडा के दम पर दुष्प्रचार खड़ा अब इस सूचना के युग में कर नहीं सकती। ये इंटरनेट का युग है, ये बिल्कुल तथ्य और सत्य की तत्काल जानकारी प्राप्त करने वाला युग है। ये वो जमाना गुजर गया जब ये इस प्रकार का दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करते थे राजनीतिक तौर पर। ये ना ऐतिहासिक तथ्य है, ना ये किसी प्रकार का सत्य है। संघ बना 1925 में, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने उनकी स्थापना की और बाद में ये आदर्श खड़े कर दिए। खैर, इनकी बातों का कोई जवाब भी दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुप्रपंच खड़े करने वाले लोग जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। संघ सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जो इस देश की मिट्टी से प्रेरणा प्राप्त करने वाला संगठन है, जो लगातार विस्तार पा रहा है, लगातार जनता के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका वही विचार है जो रामकृष्ण का विचार था, जो विचार महावीर का था, जो विचार बुद्ध का था, जो विचार इस देश मिट्टी का है, वही विचार संघ का है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों का कोई जवाब देने की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर है, ऐसी बातें कर ये अपना परिचय जरूर दे रहे हैं और ये जनता से और जितने ज्यादा कटने का काम है इसके माध्यम से होगा। चलिए, साथ में रहे पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम का आयोजन, उसमें बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करके एक पुस्तिका को सदस्यों में बांट देना, उसमें इस बात का जिक्र होना कि आरएसएस ने हिटलर से नाजीवाद की प्रेरणा ली, मुसोलिनी से फांसीवाद की प्रेरणा ली। आखिर इसका औचित्य कोई खास वजह? देखिए दीपेश, मैंने देखा नहीं कि वो उस कार्यक्रम में क्या साहित्य बटा और उसकी मंशा क्या है, पर मैं जानता हूं कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार आप कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो सब होगा जैसा आप बता रहे हैं। तो मैं एक बार जरूर बात करूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक पुरानी कहावत है कि सच हमेशा कड़वा होता है और हम सब जानते हैं कि ये संगठन जो 1925 में बना, उस संगठन की भाव और भावना क्या थी और उस संगठन के तमाम लोगों ने जो संगठन के शीर्ष पद पर भी रहे, इस बात को स्वीकार किया कि बहुत सारे मामलों में उन्होंने जो फांसीवाद था, नाजीवाद था या जिस प्रकार का अधिनायकवाद हिटलर में था, उसके कई सारे बिंदुओं को लेकर उन्होंने उसको अपने आदर्श के रूप में स्वीकार किया। तो अब यदि कांग्रेस पार्टी दिखाती है, और यही मूलभूत अंतर है, कांग्रेस पार्टी बात करती है लोकतंत्र की, सबको साथ लेकर चलने की, और जो ये संगठन है जिसका जिक्र सेवा दल ने किया, वो अधिनायकवाद की बात करता है, आधिपत्य की बात करता है, और जिसको हम कहें कि जबरिया को चीजों को थोपने की बात करता है। तो ये उस संगठन का मूलभूत स्वभाव है। अब वो परिवर्तन करते हैं नहीं करते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि आजादी के लगभग 50-52 वर्ष तक उन्होंने अपने कार्यालय पर जो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा था नहीं लहराया। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी जो इसी संगठन से उपजी है, उन्होंने जो 80 में जब देखा कि देश में गांधी का नाम लेना अपरिहार्य है, खासतौर से सामाजिक और नहीं, मेरा सवाल ये भी है पंकज जी कि अभी तो ना कोई अवसर है, ना कोई इस तरह का कोई अब रिवाज समझ में आ रहा है जो इस तरह से पर्टिकुलर संघ और बीजेपी पर निशाना साधकर कोई कुछ हासिल किया जा सकता है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से। कार्यक्रम था कांग्रेस सेवा दल का, उसमें बीजेपी के नाम से एक पुस्तिका जारी कर देना आखिर क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए दीपेश जी, ये मूल रूप से ये वैचारिक द्वंद्व है, विचारधारा की लड़ाई है, और इसमें हम सब जानते हैं कि दक्षिण पंथ के रूप में जो ताकतें हैं उनसे कांग्रेस पार्टी का वैचारिक संघर्ष है और सेवा दल कांग्रेस पार्टी का एक अहम हिस्सा। और यदि वहां पर वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर जिनसे हमारा वैचारिक द्वंद्व है, जिनके विचारों से हमारी असहमति होती है, जिनके विचारों के आधार पर देश में चुनाव होते हैं, तमाम सारी चीजें उसी मूल बिंदु जिसको जो दक्षिणपंथी विचारधारा संघ की और संघ से जुड़े लोगों की है, उसके आधार पर जब चुनाव होता है, तो यदि आप अपना सेवा दल का कोई ओरिएंटेशन या कार्यक्रम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर इस बात की चर्चा जरूर इस बात की चर्चा वहां पर होनी चाहिए। रजनीश जी, आरएसएस की भूमिका आजाद हिंद फौज के खिलाफ थी, ऐसा भी था क्या? इसका भी जिक्र है उसमें। देखिए, एक दरअसल मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो श्री अरविंद की थी, लाल बाल पाल की थी, लोकमान्य तिलक की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी,
लाल बहादुर शास्त्री है। कांग्रेस इंदिरा गांधी के बाद में कांग्रेस कह देगी कि बीजेपी भी अब वो नहीं रही। ये नहीं, मैं विचारधारा के तौर पर बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। ये शकुनी बुद्धि वामपंथियों से संचालित है। शरीर यानी इनका संगठन वामपंथियों का कब्जा, इनकी रीति नीति सोच समझ पर वामपंथियों का कब्जा, बुद्धि पर इनका वामपंथियों कब्जा। तो शकुनी बुद्धि वामपंथी जो सोचते हैं वही सोच इनके कांग्रेस की आजकल विचारधारा में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस की अपनी सोच कुछ है नहीं। इसलिए अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जिसको तोजो का कुत्ता जैसे कहने वाले वामपंथी थे, उसी प्रकार की भाषा कांग्रेस, आजाद हिंद फौज का मामला हो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जयंती से लेकर उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का काम पूरे संघ परिवार ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस तो अब बार बार उस पे कहती है ना कि पुराने कर्मों को धोने का काम बीजेपी कर रही है। डीनोटिफाई तमाम फाइलों का काम करने का काम मोदी सरकार ने किया। बहुत अच्छे से पता है। दीपेश जी मेरा उत्तर ले लीजिए। जी कांग्रेस एकमात्र बोतल है। रजनी जी पंकज जी को भी मौका दे दीजिए, उनका भी सुन लीजिए। आज सोनिया गांधी की कांग्रेस, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया, किसने देश में मुस्लिम लीग के साथ पहली बार सरकार बनाई, कौन टू नेशन थ्योरी के जिन्ना के सिद्धांत के साथ था, और किसने 1925 से 1947 तक आजादी का रजनी जी सुन लीजिए ना, आप जब बोल रहे थे पंकज जी ने नहीं टोका, पंकज जी को बोल लेने दीजिए। जी पंकज जी। मैं दीपेश में निवेदन कर रहा था कि जिस हम वैचारिक द्वंद्व की बात करते हैं कि 1925 से 1947 तक जिस संगठन का जिक्र सेवादल की पुस्तक में किया, एक भी शहीद और शहादत का नाम नहीं। मेरा पंकज जी मेरा एक सवाल ये भी उठता है कि हम जब देश में सब कुछ सही चल रहा है, हम वैचारिक लड़ाई लड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है उस दौर में हम अगड़े मुर्दे आकर क्यों उखाड़ रखेंगे? हम आरएसएस की भूमिका, आजाद हिंद फौज के खिलाफ बता रखेंगे, ये सारी चीजें आखिर कहाँ सही बैठती हैं इस मौजूदा दौर? हम तो चाहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़े ताकि पता चले लोगों को। दीपेश जी उत्तर ले लीजिए। दीपेश जी मैं सिर्फ निवेदन कर रहा था कि हम सब जानते हैं कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का समर्थन किसने किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया, किसने अपने कार्यालय पर तिरंगा ध्वज नहीं लहराया, किसने गांधीवाद के विचारों के खिलाफ अभी तक भारत। सर हम क्या ये सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, हम कोई नई लाइन नहीं बनाएंगे? दीपेश जी दीपेश जी किसी भी देश को सब पता है सर। पंकज जी देश को सब पता है। आज देश का युवा, जो आप कहते हैं कि देश का युवा समझदार हो चुका है, देश के युवा को सब पता है, फिर हम क्यों बार बार पुरानी चीजों को याद दिलाते हैं? देश में केवल नेहरू वंश के अलावा स्मरण दिलाना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं जो भारत के संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की मूल भाव और भावना के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक, चलिए वैचारिक द्वंद्व है, संघ अपने स्तर पर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है, तो कांग्रेस सेवा दल अपने स्तर पर अपनी चीजों को बताने का काम कर रहा है। खैर समय का अभाव था, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक इंदौर में आज से शुरू हो गई है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होने के लिए इंदौर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में संघ के 400 पदाधिकारी भी शामिल हो रखे हैं। बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत के मुख्यालय इंदौर के ओमनी रेसिडेंसी में शुरू हुई है। संघ की इस अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक के उद्घाटन सत्र को मोहन भागवत ने संबोधित किया। उन्होंने सीएए को लेकर देश भर में बने हुए माहौल पर पदाधिकारियों से चर्चा की, साथ ही कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ होने जैसे विषयों को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति भी बनाई। इस बैठक में बीजेपी के सभी शीर्ष नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, राम माधव सहित संघ से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण लोगों के आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार 3 दिन तक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि एक दिन संघ के सभी 56 अनुषंगिक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठने वाले हैं। इसमें दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही पार्टी में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर छेड़े जाने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान को अंतिम स्वरूप देने पर भी मंथन किया जाएगा।
अब बात गिरिराज सिंह की कर लेते हैं। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। मिशनरी स्कूलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर, IPS और IIT तो कर जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सीख पाते। मैं चाहता हूं कि अब जैसे हमारे स्कूलों में भी, मैं सरकारी स्कूलों में तो जब बोलूंगा तो कहा जाएगा कि ये भगवा एजेंडा है। मैं सरकारी स्कूलों को छोड़ करके घर की मां बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूं कि स्कूलों में भी अब एक श्लोक गीता का पाठ हो। क्योंकि मिशन के स्कूल में हम बच्चों को देते हैं, मेरा बच्चा महाराज जी IIT तो कर जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, SP बन जाता है, लेकिन महाराज जी विदेश में हमारे बेटे IIT करके जाता है तो 10 में से अधिकतर बच्चे गौमांस भक्षण कर लेते हैं। क्योंकि कोटा में बच्चों की मौत पर सियासत लगातार जारी है। अभी तक 100 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार बीजेपी पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में क्या कमी है? तो मुझे लगता है कि गहलोत जी उसके लिए कैपेबल है और वो निश्चित तौर से जब तक हम लोग बाइट दे रहे हैं तब तक उन्होंने उसको मुझे लगता है कि प्रशासन से मिलके, हेल्थ प्रशासन से मिलके उसको दुरुस्त भी किया होगा। 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ मारे जाते हैं और सरकार अस्पताल में मरते हैं। ये मैं इसको सरकार के द्वारा ये एक मर्डर के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ है, ये लगातार हो रही है और लापरवाही है सरकार की। उन्होंने अनदेखा किया है और इसके लिए वहाँ उनके प्रदेश सरकार को कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है। उनके नेता उस सरकार को भी इस प्रकार का नसीहत दें, उनको कहें कि बच्चों की जान बचाने की काम करें। वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की मरने की और उनके माताओं की चीख कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान के कोटा में हुई 100 से ज्यादा मासूमों की मौत पर राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 100 मासूम बच्चों की मौत से माओं का गोद उजड़ना अति दुखद व दर्दनाक है। यदि कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिलती हैं, तो यहां अभी तक किसी भी मामले में यूपी पीड़ितों के परिवार से मिलना केवल इनका यह राजनीतिक स्वार्थ व कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। वे तुमकुर में श्री सिद्धगंगा मठ पहुंचेंगे और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक से किसान सम्मान निधि स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे और एक साथ 8 करोड़ किसानों को तोहफा देंगे। इस दौरान होशंगाबाद की 2 महिला किसानों को भी कृषि कर्मण्य अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आज होशंगाबाद की 2 महिलाएं भी कर्नाटक में सम्मानित होंगी। कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिला किसानों का सम्मान करेंगे। सर्वाधिक फसल उत्पादन के लिए इन महिलाओं को सम्मानित किया जाना है। सोमलवाड़ा की कंचन वर्मा और पथरोटा की
शिवलता महतो को आज पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलेगा। 2016-17 के लिए गेहूं और 2017-18 के लिए दलहन उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर इन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। सागर में नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव ठुमके लगाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर नेताजी का ये डांस जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे नेताजी एक डांसर के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने स्टीम इंजन का जन्मदिन बनाया। कुलियों ने स्टेशन के बाहर खड़े हुए इंजन को फूलों से सजाया और केक काटकर इंजन का जन्मदिन मनाया। 70 के दशक में अब नैरोगेज लाइन बंद होने के बाद से इस इंजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 86 साल पहले इस इंजन को उज्जैन लाया गया था। कि जीवाजीराव सिंधिया, स्वर्गीय जीवाजीराव सिंधिया का धरोहर था और ये आगरा तक जाया करता था। आगरा तक क्या कि कोई बड़े वाहन थे नहीं, इसलिए छोटे मोटे वाहन थे तो बेचारे यात्रियों को परेशानी होती थी, तो 6 डब्बे की गाड़ी चलती थी, तो वहाँ से बिठा के गरीबों को बिठा के लाता था, मरीजों को लाते थे, कोई दवा के लिए आते थे, ऐसे सबको ये बिठा के लाते थे। उसके अंदर मेरे को मोहब्बत इसलिए है कि उस गाड़ी के अंदर मैंने गोलियाँ टाफी बेची है, वो गोली टाफी हम बेच के जाया करते थे। तो कभी बाय चांस। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।